बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, और इस चैप्टर का जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, लेके जाना, इसको आप ट्रांसपोर्ट कहते हो। प्लांट्स के अंदर हमने देखा ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। प्लांट्स के अंदर जो है मटेरियल्स जो है, चीज़ों को अगर सेल टू सेल जाना होता है तो सिर्फ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं। क्योंकि प्लांट हायर प्लांट्स की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है तो उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जिनकी मदद से खाने और फूड को ये मूव करते हैं। आज हमने बात करनी है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसकी हम बात करते हैं आज। तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पता है जी, ट्रांसपोर्ट क्या होता है जी, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे कहते हो। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में ये भी आ जाता है कि अगर आप कोई बाहर एनवायरनमेंट से आपकी एनिमल जो है, अगर कोई मटेरियल को अंदर लाता है या बॉडी के अंदर से कोई मटेरियल को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें भी चीज मूव हो रही है। और ये भी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा कि बॉडी के एक हिस्से में अगर कोई चीज है, उसको दूसरे हिस्से में लेके जाना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। जैसे अगर इसकी एग्जांपल लें तो बाजार से दूध को घर में लाना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। और फिर उस दूध को अपने कमरे से उठा के किचन में रखना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है कि मामला, एनिमल्स जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं एनवायरनमेंट से, पानी लेते हैं एनवायरनमेंट से, और फूड लेते हैं। क्योंकि प्लांट्स जो है, हमने प्लांट्स में पढ़ा हुआ है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स तो फूड अपना खुद ही तैयार करते हैं, सिर्फ उनको अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। लेकिन एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप होते हैं, ये अपना फूड तैयार नहीं करते, लिहाजा इनको अपने एनवायरनमेंट से फूड भी लेना होता है। तो ये तीन चार चीजें जो है ये अपने एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन गैस, पानी और फूड। इसी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर वेस्ट तैयार होता है, वाटर तैयार होता है, वेस्ट मटेरियल्स तैयार होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। ये सब हार्मफुल होते हैं, इनको अपने एनवायरनमेंट में रिलीज भी करना होता है। तो ये पहली वाली ट्रांसपोर्टेशन भी आपके एनिमल्स में मिलती है जी, कि ये अपने मटेरियल्स को एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करेंगे, अपने मटेरियल्स को, और अपनी बॉडी के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा। और दूसरा वाला ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बॉडी के एक हिस्से से चीज होगी और दूसरे हिस्से में जाएगी। पहले हम जरा सिंपल एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। आप जानते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। छोटे हैं, सिंपल हैं, लिहाजा पहले इसको देख लेते हैं। इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट का बड़ा सिस्टम नहीं होता, कोई कोई बेहतरीन बड़ा सा सिस्टम बना हुआ नहीं होगा। वाई? बिकॉज दे हैव स्मॉल बॉडी। एक सेल के तो हैं ये, इनकी पूरी बॉडी में खाली एक ही सेल मौजूद है, तो इस एक सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। लिहाजा इनको किसी बड़े किसी सिस्टम की, प्रॉपर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल जो हमने डायग्राम में ली हुई है, ये एमीबा है। एमीबा आप जानते हैं जी, पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है और इरेगुलर शेप होता है। तो इसको अगर अपने एनवायरनमेंट से कोई भी चीज बॉडी के अंदर लानी होती है, अपने सेल के अंदर लानी होती है, तो ये वो सिंपल डिफ्यूजन जैसे प्रोसेस को अपनाता है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऐसे प्रोसेस को ये अपनाता है। ठीक है, वही कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। इस तरीके से ये अपने अंदर से कोई चीज बाहर लेके जाता है, या बाहर से कोई चीज को अंदर लेकर आता है। मिसाल के तौर पे इस एमीबा को पानी की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल इसको पानी चाहिए। अब इसको पानी चाहिए, इसकी पानी की जरूरत है, इसका मतलब है इसके सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो हो गई, कम है जी, इसके सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कम है। जबकि इर्द गिर्द का जो एनवायरमेंट है उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हुए, बेतहाशा है। तो जब इसको पानी की जरूरत होगी, इट मीन्स कि इसके सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हो गई लो, जबकि आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन है जी हाई। अब वही कंसंट्रेशन के जो है, कंसंट्रेशन के एतबार से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो ऑस्मोसिस होता है, बाकी गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो डिफ्यूजन होता है। तो अब यहाँ क्या होगा, चूंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके एमीबा के अंदर आ गए। यूं इसको जो है अपने एनवायरनमेंट से वाटर इसकी बॉडी के अंदर आ गया, इसको वाटर मिल गया। इसी तरीके से अगर इसको ऑक्सीजन गैस चाहिए, फॉर एग्जांपल फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए अगर इसको ऑक्सीजन गैस चाहिए, इसका मतलब है इसकी सेल के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम हो गई, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है, एनवायरनमेंट में भरे हुए। अब बाहर जो है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो वही मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ये डिफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूजन के जरिए इसने क्या करा, ऑक्सीजन अपने सेल के अंदर ले आया।
तो आपने देखा किस तरीके से ये एनवायरनमेंट से चीजों को अपने अंदर ला रहा है। वाटर मॉलिक्यूल लाता है तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए, गैसेस ऑक्सीजन लाता है तो ऑस्मोस उसके डिफ्यूजन के जरिए। वही कंसेंट्रेशन अंदर कम हो जाती है, बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर वेस्ट इसकी बॉडी में तैयार हुआ है तो वो वेस्ट कैसे निकालेगा जी, अंदर जाहिर बात है तैयार हुआ अंदर ज्यादा होता है बाहर कम है, तो अब वो बाहर से अंदर की तरफ अंदर से सॉरी बाहर की तरफ वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है अपने एनवायरनमेंट से चीजों को एक्सचेंज करता है। अपने सेल एमिबा जो है वो एनवायरनमेंट से डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के जरिए मॉलिक्यूल्स को अंदर लाएगा या अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर लेकर आता है। अब दूसरी चीज कि ये अपने सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज कैसे पहुंचा है, ये तो एनवायरनमेंट से एक्सचेंज हो गया ना। अब अगर इसके एक हिस्से में, इसके मिसाल के तौर पे इसने डिफ्यूजन की जी और यहाँ ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल आ गया, या इन्होंने ऑस्मोसिस की और जी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पाया जा रहा है और इसके इस हिस्से को चाहिए जी, इसके सेल के इस हिस्से को वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो अब ये विद इन द बॉडी किस तरह मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, इसका जवाब है जी साइक्लोसिस। हमने पढ़ा हुआ है जी कि हमारे जो सेल्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो हमारे सेल्स हो, प्लांट के सेल्स हो, हमारे सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ये फ्लो में होता है। जैसे आप समंदर के अंदर, आपको चैप्टर 4 में बताया था, समंदर के पानी को अगर आप देखोगे तो वो ऐसे बह रहा होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रहा होता है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी फ्लो हो रहा होता है। इस फ्लो को हम कहते हैं, साइटोप्लाज्म के फ्लो को साइक्लोसिस। अपना डायग्राम में नजर आ रहा होगा आपको, इस एमीबा का देखें साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो इस फ्लो की वजह से जो मॉलिक्यूल यहां होगा, इस साइटोप्लाज्म की फ्लो की वजह से वो सेल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने अंदर जो है मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी, अपने सेल के मुख्तलिफ हिस्सों तक मॉलिक्यूल्स को पहुंचा देता है साइक्लोसिस के जरिए। तो ये यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन है, काफी सिंपल है। अगर एनवायरनमेंट से कोई चीज अंदर लानी है या अंदर से कोई चीज बाहर लानी है तो वो सिंपल जो ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, उनको यूज करता है। और अगर इसको सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मॉलिक्यूल्स को मूव करना होता है तो ये साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है साइक्लोसिस, उसके जरिए मॉलिक्यूल्स को मूव कर देता है। फूड मॉलिक्यूल्स यहां आ जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। मामला पेचीदा होता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स का। यूनिसेलुलर तो सिंपल हुआ, मल्टी सेलुलर का मुश्किल हो जाता है जी। वजह, उनकी बॉडी बड़ी है। अब एनिमल्स के अंदर अगर एक हिस्से में कोई मॉलिक्यूल मौजूद है और दूसरे हिस्से में चाहिए तो वहां साइक्लोसिस के जरिए नहीं कर सकते हम, डिफ्यूजन के जरिए नहीं कर सकते। यहां हमें प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए। तो अब जरा बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए जी, अगेन वही बात, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को जो है एक तो एनवायरनमेंट से मटेरियल्स को अंदर लाना है, बॉडी के अंदर से बाहर लेके जाना है। एक तो ये वाली ट्रांसपोर्टेशन करनी है, लेकिन इसके लिए तो सेपरेट सिस्टम मौजूद है। ठीक है जी, अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर लेगा, बॉडी के अंदर आ जाती है ये चीजें। इसी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर वेस्ट तैयार होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होगी, वेस्ट तैयार होगा, ये क्या करेगा, उन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा एनवायरनमेंट के अंदर और उन मटेरियल्स को बाहर निकाल देगा। लेकिन इस वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके पास सेपरेट सिस्टम्स मौजूद है, सेपरेट सिस्टम्स मौजूद है इस वाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसमें लंग्स आपकी इन्वॉल्व होती है, आप मैट्रिक क्लास में पढ़ोगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सिस्टम का काम क्या है, आपकी हवा, एयर जो है ना एनवायरनमेंट में, जो आपकी एयर है वो बॉडी के अंदर ले आए या बॉडी के अंदर की जो एयर है उसको बाहर ले जाए, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। इसी तरीके से फूड को लाने के लिए या फूड का जो वेस्ट को निकालने के लिए वो ये वाला सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा फूड जो है एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर इस सिस्टम के जरिए आ जाता है, या इस सिस्टम के अंदर जो वेस्ट तैयार होगा वो इसी सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से एक सिस्टम ये होता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर लिक्विड वेस्ट होता है ना, जैसे वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हमारी बॉडी में से उन वेस्ट को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है जी, तो वापस पुरानी स्लाइड पर आते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको दिखाई कि अगर मटेरियल्स बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद है, बॉडी के अंदर आ रहे हैं, या बॉडी के अंदर का जो मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, ये वाला ट्रांसपोर्ट, इसके लिए तो अलग-अलग सिस्टम्स मौजूद है। गैसेस के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लिक्विड वेस्ट के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सॉलिड वेस्ट के लिए या फूड के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। मामला जो है वो है इस चीज का कि ये जो मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट सिस्टम्स ने ये जो चीजें अंदर लाए हैं या अंदर से बाहर कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर साइट पर मौजूद है। आपने देखा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ऑक्सीजन गैस को या एयर को अंदर ला रहा है वो खाली लंग्स में, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को ला रहा है वो खाली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। आपका जो ये दो, अभी इन दो की बात करें, ठीक है,
आपके एनवायरनमेंट से जो चीजें आपकी बॉडी के अंदर आई हैं, गैस कौन लाया है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। फूड कौन ला रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये हमारी बॉडी के पर्टिकुलर साइट पर मौजूद है, ये सिर्फ बॉडी के एक खास साइट पर मौजूद है। अब प्रॉब्लम कहाँ लाया करती है? इन मटेरियल्स को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है ना, उसको आपके जिस्म के हर एक सेल्स को पहुंचाना होगा। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका फूड है, उसे आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट वाला मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसके लिए हमें सिस्टम चाहिए होगा। इसके लिए कोई सिस्टम तो नहीं था ना, अभी मैंने आपको नहीं बताया। तो आपके एनवायरनमेंट से अगर गैस आ रही है, उसके लिए आपके पास एक सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। फूड आ रहा है, उसके लिए आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये जो गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैसेस आ रही है, आपकी एयर जो आ रही है या जो फूड आ रहा है, ये पर्टिकुलर साइट्स पर मौजूद है। लंग्स के अंदर एयर मौजूद है, फूड जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है, और आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने अपनी पूरी बॉडी के एक एक सेल्स तक इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस चीज के लिए हमें फिर एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, और उस सिस्टम को हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों जी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, चाहे आपके सर के सेल हो, हाथ के सेल हो, पैर के सेल हो, जितने भी सेल्स हैं, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद करते हैं। आपने बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ा है, आपने बायो एनर्जेटिक्स में देखा था ना कि रिस्पायरेटरी सिस्टम सेल में हो रहा होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलिए, सॉरी, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपको याद होगा। रिस्पायरेशन क्या होता है? फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऑक्सीजन की मदद से, एरोबिक की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की मदद से फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालना। और हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि रिस्पायरेशन जो है वो हमारे सेल में होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। इसी तरीके से आपकी बॉडी का जितना भी सेल है ना सर, वो तमाम एक्टिविटी, तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद करता है। वो खुद आपका जो है वो अपने फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालेगा, अपने मटेरियल्स को बनाएगा, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, सारे काम वो खुद कर रहा होता है। इवन सेल डिवीजन तक भी वो खुद कर रहा है, एनर्जी चाहिए भी उसके लिए। तो हमारे तमाम सेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद परफॉर्म करते हैं। अब जाहिर बात है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी खुद परफॉर्म करते हैं, तो फिर इनको कुछ मटेरियल्स चाहिए भी होंगे, कुछ मटेरियल्स निकालने भी होंगे। अब अगर इनको रिस्पायरेशन करनी है सेल्स को, तो इनको ऑक्सीजन गैस चाहिए, फूड चाहिए। फिर जब ये रिस्पायरेशन करेंगे तो दो वेस्ट तैयार होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनको वो बाहर निकालना है, डिस्पोज करना है, एक्सक्रीट करना है। तो यूं डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यूं जो है आपके मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खाली लंग्स में आई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को लेके खाली लंग्स में डाल दिया है। अब ये ऑक्सीजन आपके तमाम सेल्स को चाहिए होगी, ताकि आपके तमाम सेल्स रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन कर सके। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपके फूड को इंटेस्टाइन तक ले आया, लेकिन वहां से आपके तमाम सेल्स को ये फूड चाहिए होगा, ताकि आपके सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करें। तो आप देख रहे हो, आपके एनवायरनमेंट से अगर कोई चीज अंदर आनी है या अंदर से कोई चीज बाहर जानी है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन आपकी बॉडी के एक हिस्से से पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वाला, ये है वो सिस्टम जो आपके पर्टिकुलर साइट से मटेरियल्स को उठाकर आपके पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। ये है वो सिस्टम जो आपके लंग्स में से एयर को उठाएगा और आपके तमाम सेल्स को देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन से या आपके फूड को उठाएगा और तमाम सिस्टम्स को देगा, तमाम सेल्स को देगा। उसके बाद जब सेल्स रिस्पायरेशन करेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगे या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगे, तो जो वेस्ट तैयार होंगे, यही सिस्टम आपके उन वेस्ट को तमाम सेल्स से जमा करके आपके गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो लंग्स को लाके देगा। वाटर या लिक्विड वेस्ट होगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को लाके देगा। ये वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज द मेजर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये है जी आपका वो सिस्टम जो आपके मटेरियल्स को विद इन द बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर, अब इस बात को समराइज करते हैं, एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम हो जाते हैं, मैमल्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये जो हायर एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर या अंदर से एनवायरनमेंट में बॉडी को रिलीज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है गैसेस के लिए, फूड के लिए या सॉलिड वेस्ट के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिक्विड वेस्ट के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लेकिन
आपके इन मटेरियल्स, आपके इन सिस्टम की वजह से जो आपके मटेरियल्स एक पर्टिकुलर साइट पे मौजूद हैं, उनको पूरे सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो आपका सिस्टम पाया जाता है उसको आप कहते हो सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या काम करेगा, काम देखिएगा इसका जरा, ये क्या क्या काम करेगा। ये लंग्स में से एयर को उठाएगा, तमाम सेल्स को देगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड मटेरियल्स को उठाएगा, तमाम सेल्स को देगा। ये तमाम सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करेगा और लंग्स को लाके देगा ताकि लंग्स उसको बाहर निकाल दें, वेस्ट। ये तमाम सेल्स में से लिक्विड वेस्ट जमा करेगा, वाटर, यूरिया वगैरह, और उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम को लाके देगा ताकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम उस वेस्ट को बाहर निकाले। ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, लंग से सेल, सेल से लंग्स, लंग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल, सेल से एक्सक्रीटरी सिस्टम, चीजों को आगे पीछे कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाकायदा एक प्रॉपर वेल डिजाइन बेहतरीन बना हुआ सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रो हो गया और उसका काम हो गया। अब बात करते हैं जरा सर्कुलेटरी सिस्टम की और ज्यादा डिटेल में, और हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स, यानी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इस चीज को समझने के लिए कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स है कौन कौन से हैं और क्या काम करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जी कि हमारे पास जो है, हमें एक शख्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। एक रोड है जी, और रोड के एक हिस्से पे यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हूँ सपोज कर लें, और मुझे रोड के इस हिस्से में जाना है, यानी मुझे ट्रांसपोर्ट करना है ना अपने आप को। ट्रांसपोर्ट इसे तो कहते हो आप, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो यहाँ मुझे अपने आप को रोड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करना है। तो अब मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी। सबसे पहली चीज चाहिए होगी मुझे एक ऐसी चीज जिसमें मैं बैठूं, गाड़ी, गाड़ी चाहिए हो भाई, पैदल नहीं जा रहा मैं, गाड़ी चाहिए होगी मुझे, अच्छी वाली गाड़ी। सबसे पहले मुझे चीज क्या चाहिए जी, एक ऐसी चीज जिसमें मैं बैठ जाऊं और वो चीज चलकर मुझे मेरे मकाम तक पहुंचा दे। तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। तो पहली चीज मैंने आपको बताई ना, जिसमें मैं बैठ के जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यानी एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम बैठ जाएंगे और डाल देंगे या ऐड कर देंगे चीज को, और वो फिर आपकी वो चीज मूव करेगी, साथ साथ आपका मटेरियल चलाएगा। इसकी इसकी एग्जाम्पल लेकर मैं साइड में एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं, आपको नमक लेके जाना है, पानी हो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। कैसे, आपने नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया, अब जहां जहां पानी जाएगा वहां नमक जा रहा है ना। आपको स्मगलिंग करनी है नमक की, आपके लिए बेहतरीन तरीका क्या है जी, पानी में डिसॉल्व कर दो, नजर भी नहीं आ रहा। अब जहां जहां पानी लेके जाओगे ना, साथ साथ नमक जा रहा। दैट इज द वाटर जो है ना, ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हो गया। तो वापस इस एग्जाम्पल में आते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सबसे पहली चीज हमें इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए जी एक मीडियम, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। इस केस के अंदर गाड़ी होगी जी, मैं गाड़ी में बैठूंगा और गाड़ी जो है मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, या बस कह लो आप। फिर दूसरी चीज चाहिए होगी इस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को चलाने के लिए। इस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को, गाड़ी खुद ब खुद थोड़ी चलती है, खराब गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो ट्रांसपोर्ट होऊंगा मैं, कभी भी नहीं। इस गाड़ी को, इस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को मूव करने के लिए भी मुझे एक चीज चाहिए होगी, इंजन। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, वो इंजन, आपका इंजन होगा गाड़ी के अंदर जो आपकी इस गाड़ी को मूव कराएगा। दो चीजें हो गई जी। तो अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहली चीज मुझे क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जिसके अंदर मैं बैठूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, उस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को चलाने के लिए एक चीज चाहिए होगी, इंजन। और फिर तीसरी चीज क्या है जी, ये रास्ता, ये पाथ, ये रोड जिसपे हमारा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो है वो ट्रेवल करेगा, ये रोड चाहिए होगा। अब मुझे तीनों चीजें मिल गई, मैं एक जगह से दूसरी जगह देखो पहुंच गया। एक भी चीज हटा दो मैं नहीं पहुंच सकता था। अगर गाड़ी नहीं होती मैं कैसे जाता, गाड़ी का इंजन नहीं होता मैं कैसे जाता, अगर ये रोड मुड़ा हुआ होता तो मैं उस बी पॉइंट पर नहीं जाता, कहीं और निकल जाता। तीन चीजें चाहिए जी मुझे। क्या क्या तीन चीजें, सबसे पहले ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, यानी एक ऐसी चीज जिसके अंदर मैं बैठ रहा हूं, इस केस में क्या है, गाड़ी। दूसरी चीज क्या चाहिए जी, उस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को मूव करने के लिए कुछ चीज चाहिए मुझे, ताकि एक चीज चाहिए जो मुझे मेरे ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को मूव कराए। तो वो क्या है जी, इस एग्जाम्पल में इंजन। और तीसरा चीज जी रास्ता, रास्ता पता होगा, और रास्ता क्या है यहाँ पर, रोड। तो तीन चीजें चाहिए जी मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना है। किसी भी एग्जाम्पल को ले लो, यही तीन चीजें चाहिए, किसी भी एग्जाम्पल को ले लो। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपने नमक एक अपने कमरे से उठा के आपने जो है वो किचन में लेके जाना है। आपने क्या करा, नमक, आप, नमक तो सर सिंपल है, आपने नमक को पानी में डाल दिया, पानी हो गया ट्रांसपोर्टिंग मीडियम।
फिर आप खुद चल के लेके जा रहे हो तो आप हो गए वो मूव करने वाली मीडियम, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को मूव करने वाली चीज आप हो गए। और फिर कमरे और किचन के दरमियान जो रास्ता है वो चाहिए आपको। अगर रास्ता नहीं होगा तो क्या उड़ोगे जाओगे? सुपरमैन तो नहीं है हम। तो तीन चीजें चाहिए जी हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक मीडियम जिसमें चीज डिजोल्व होती है, जिसमें चीज बैठती है। दूसरा उस मीडियम को चलाने के लिए। और तीसरा रास्ता। सिमिलरली ये जो मल्टी सेलुलर का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसमें भी तीन चीजें होती है, ब्लड, हार्ट और वेसल्स। वही तीन चीजें हैं जी। ब्लड इसमें है वही ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। जैसे गाड़ी थी ना पिछले एग्जाम्पल में, यहाँ क्या है? ब्लड। जिस चीज को भी हमारी बॉडी के अंदर मूव होना होता है ना, वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे नमक पानी में डिसॉल्व हो रहा है ना, ऐसे। ऑक्सीजन गैस को मूव कराते हो आप बॉडी के अंदर, किन किन चीजों को मूव कराते हो? ऑक्सीजन को, फूड मॉलिक्यूल्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, वाटर को, वो सारी चीजें इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं। अब जहां जहां ब्लड जाएगा साथ साथ वो चीजें भी जा रही है। हो गई ना गाड़ी है। मैं गाड़ी में बैठ रहा था, यहाँ मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर बैठ रहे हैं। मैं नमक को पानी में डाल रहा था, यहाँ नमक, यहाँ मटेरियल्स को मैं ब्लड में डालता हूँ। तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम क्या होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का? ब्लड। फिर दूसरी चीज है हार्ट। अब वो जो आपकी गाड़ी थी खुद ब खुद तो नहीं चल रही थी, इंजन था जी जो गाड़ी को मूव कराता है। इसी तरीके से ये जो आपका ब्लड है जिसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो गई, जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, ये खुद ब खुद नहीं फ्लो होता। हार्ट इसको फ्लो कराएगा, हार्ट इसको चलाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। आपको पता है ना, आपके 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 खून की नसों के अंदर जो है, ब्लड वेसल्स के अंदर खून दौड़ रहा है, कहते हैं हम, चल रहा होता है, फ्लो कर रहा है। कौन करा रहा है? हार्ट। हार्ट इज द इंजन। जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, गाड़ी को इंजन चलाती है, सॉरी इंजन गाड़ी को चलाता है। इसी तरीके से हार्ट जो है ना, वो ब्लड का इंजन है। हार्ट आपके ब्लड को फ्लो करा रहा है। अगर आप हार्ट निकाल दो, ब्लड फ्लो करना बंद कर जाएगा, ब्लड रुक जाएगा। तो इंजन जो है क्या है जी? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट। हार्ट की वजह से आपका ये जो ब्लड है जिसमें चीजें डिसॉल्व हुई हुई है, ये फ्लो करता है आपकी बॉडी के अंदर, पूरा दौड़ता रहेगा जी, सर से लेके पैर तक हर हिस्से में फ्लो करता रहता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्ट। और तीसरा कंपोनेंट क्या था? रस्ते। यहां पर कहलाता है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स, आपका खून जो है ना ऐसे जिस्म में नहीं दौड़ रहा है, ये रस्ते बने हुए, पाथ बने हुए, जिनको आप उर्दू में कहते हो खून की नसें। आपके जिस्म के हर हिस्से के अंदर ये ब्लड वेसल्स पाई जा रही होती हैं। आपका ब्लड खाली इन्हीं जगहों पे, इन्हीं वेसल्स के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होता। जैसे गाड़ी जो है ना वो रोड पे चलती है, पाकिस्तान के अलावा फुटपाथ पे कहीं नहीं चलती, सिर्फ पाकिस्तान है जी। बाकी अमेरिका में जाओ, क्या फुटपाथ पे गाड़ी चलती है? नहीं। कार विल ऑलवेज ड्राइव ऑन द रोड। इसी तरीके से ब्लड आपका ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता है। तो वही तीन कंपोनेंट्स हो गए, गाड़ी, इंजन और रोड। हमारे बॉडी के अंदर क्या है जी? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो अब जरा मामला समझे। मैंने आपको क्या बताया? सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स हैं। आपको जो भी चीज आपको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी होती है, सबसे पहले वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। फिर आपका हार्ट उस ब्लड को मूव कराता है, किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। आपके हार्ट की वजह से आपका ब्लड जो है वो आपके वेसल्स के अंदर दौड़ना शुरू होता है, आपके वेसल्स में से जा रहा होता है, आ रहा होता है, जा रहा होता है, आ रहा होता है। अब आपकी ये ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के अंदर नजर भी आ रहा है आपको, पूरी बॉडी के अंदर इसका जाल बिछा हुआ है। ये चल रहा है जिस डायग्राम में आपको हार्ट बीट होता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं हार्ट चल रहा है। जब जब ये बीट होता रहेगा ना, आपका ब्लड चलता रहेगा। जहां ये रुक गया, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा। तब आपकी बॉडी के अंदर पूरे ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है जी, और आपका हार्ट बीट कर रहा है, और इस बीटिंग की वजह से आपके इन ब्लड वेसल्स में खून जो है आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे गाड़ी, इंजन, इंजन जो है, एक रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, सारी गाड़ियों के इंजन चल रहे हैं, सारी गाड़ियां चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ऐसे। तो ये तीन कंपोनेंट्स हो गए, एक खून, ब्लड, जिसमें चीजें डिसॉल्व होंगी। दूसरा हार्ट, जो उस ब्लड को मूव कराएगा। तीसरा वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर खून मूव करता है। अब जरा जरा समझते हैं थोड़ा सा इसकी वर्किंग को। अब देखें, हमने क्या बात करी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए एयर आ जाती है हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर आ गई एयर। अब मैंने आपको क्या बताया? ब्लड वेसल्स आपकी हर जगह है, लंग्स में भी है। अब लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, अब क्या होगा जी? एयर जो है वो उस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है ना, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। अब एयर आपकी किस में? ब्लड में डिसॉल्व हो गई, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में डिसॉल्व हो गई। हार्ट आपका इस ब्लड को मूव कराएगा। अब ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, या आपके पूरे सेल, पूरे जिस्म के हर हर वेन्स के अंदर या हर ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। जिन जिन टिश्यूज के पास जाएगा, वहां से वो ऑक्सीजन ले लेंगे। जिन जिन, जैसे मिसाल के तौर पे आपका यहाँ पे ब्लड आया, इसने यहाँ के ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई, डिसॉल्व हो गई। अब ये आपके हार्ट ने इसको मूव कराया। अब ये आपका ब्लड जो है वो ऐसे ट्रेवल करता हुआ, आपका ट्रेवल करता हुआ, सपोज करें जी इस हाथ पर आ गया। अब यहाँ पर आपके आ गया जी ऑक्सीजन वाला ब्लड।
आपके हाथ के टिश्यूज जो है इस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे। मिल गई ऑक्सीजन आपके टिश्यूज को। अब इन टिश्यूज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या करेंगे जी, टिश्यूज हाथ के हाथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिसॉल्व करा देंगे। अब ये जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब ये ब्लड आपका ऐसे ट्रेवल करता हुआ आपके लंग्स तक आएगा और लंग्स में आके ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को दे देगा, लंग्स उसको बाहर निकाल देंगे। इसी तरह सपोज करें जी आपका यहाँ जो सर है, हेड जो है, हेड में आपके जो है सपोज करें जी यहाँ ब्लड है, इसमें क्या हुआ जी, वाटर वाला जो लिक्विड वेस्ट है वो इसमें डिसॉल्व हो गया। अब ब्लड के अंदर वेस्ट है जी, ये ब्लड आपका किडनी में आएगा और किडनी को ये ब्लड दे देगा। हो गई जी, ऐसे वही तीन कंपोनेंट्स हैं। ब्लड आपका जो है वो चीजों को डिसॉल्व कर रहा है, दूसरी जगह लेके जा रहा है, वहां से चीजों को हैंड ओवर कर देता है। जैसे बस नहीं होती, बस में आप एक जगह बैठ जाते हो, फिर आगे जाके बस दूसरे स्टॉप पे जाती है, वहां जाके आप उतर जाते हो। इसी तरह जो है ये ब्लड बस भी कह लो आप, लंग्स में से ऑक्सीजन को बिठाती है और सेल्स पे ले जाके ऑक्सीजन को उतार देती है। सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को बिठाती है, लंग्स में लाके कार्बन डाइऑक्साइड को उतार देती है। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हो जाते हैं जी सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब हम इन तीन कंपोनेंट्स की बात करेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। हमने चैप्टर 4 में एनिमल्स की जो टिश्यू की टाइप्स पढ़ी थी, उनमें एक टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू, और जिसके बारे में हमने ये बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यूज हमारे दो टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करा रहे होते हैं, या बॉडी के दो पार्ट को आपस में कनेक्ट करा रहे होते हैं। यहाँ तो आप नजर आ रहा है आपको, ब्लड जो है आपके दो नहीं तमाम पार्ट्स को कनेक्ट करा रहे हैं एक दूसरे से, लंग्स को तमाम सेल्स से, तमाम सेल्स को लंग्स से। तो ये तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये आपके तमाम टिश्यूज को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है। फ्लूइड की शक्ल में मिलता है, लिक्विड की शक्ल में मिलता है ये आपको, यानी ये आपका कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं है, इट इज अ लिक्विड फ्लूइड पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर ये। और बता चुका हूं इसकी वर्किंग कि जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो आपके इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। जहां जहां ब्लड जाएगा वो चीजें वहां जाएंगी, प्रॉपर साइड पर जाकर वो चीज जो है साइड जो है वो उसमें से ब्लड में से वो चीज निकाल लेगा। जैसे किडनी में जाएगा ना ये ब्लड, तो किडनी जो है आपके ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हो गया, इसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, जहां जहां चीजें जाएंगी वहां वहां वो चीजें भी, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां चीजें भी जारी होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम इसके अंदर के कंपोनेंट्स की बात करें, ब्लड भी जो है कोई एक सिंपल सा नहीं है, इसके अंदर भी तीन चार चीजें शामिल है। तो हमारे ब्लड में तीन चीजें होती है, प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स और कॉर्पोसेल्स। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, आपको आपका ब्लड जो लिक्विड होता है ना, ऐसे हमारा जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, तो आपने घर के अंदर एक बड़ी बड़ी मशहूर डिश है जी, आलू गोश्त। आलू गोश्त आपने अक्सर देखा होगा बने हुए घर के अंदर। तो अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें एक तो लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम अक्सर सालन या ग्रेवी कह रहे होते हैं। शुरू सा होता है जी, घी होता है उसके अंदर, है ना, तैरने वाला फ्लूइड टाइप का। ठीक है, और उसके अलावा दो चार बोटियां, दो चार आलू होते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, दो की तीन चीजें आ रही है ना सालन के अंदर। एक तो फ्लूइड पार्ट है जो कि ज्यादा है, जिसके अंदर हमारे आलू और बोटियां जो है वो तैर रही होती हैं, और आलू और बोटी तरह सॉलिड होते हैं। सिमिलरली हमारा ब्लड की भी कंपोजिशन कुछ इसी तरह है। एक फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, ये फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। पेल येलो कलर का होता है, हल्के येलो कलर का। तो ये जो फ्लूइड पार्ट है ना, ये हमारा है प्लाज्मा। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें थी, देखिए कितनी सारी चीजें शामिल है। यहाँ तो आलू गोश्त नहीं, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ये जो छोटे वाले आपको नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये सेल्स नहीं होते, सेल्स के टुकड़े होते हैं। ये नजर आ रहे हैं आपको छोटे छोटे, दे आर नॉट सेल्स, ये फ्रेगमेंट्स है, टुकड़े हैं, इनको हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। तो आपके इस प्लाज्मा में एक तो ये प्लेटिलेट्स है बहुत सारे। और कॉर्पोसेल्स, कॉर्पोसेल्स कहते हैं सेल्स को। ब्लड के सेल्स के लिए हमने स्पेशल नाम रखा है, उनको हम कहते हैं कॉर्पोसेल्स। दे आर सेल, जैसे सेल होता है ना आपका नॉर्मल सेल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे सेल्स हैं ये। तो चूंकि ब्लड के अंदर होते हैं इसलिए हमने इनका स्पेशल नाम रखा हुआ कॉर्पोसेल्स। अब कॉर्पोसेल्स दो किस्म के हैं, यहाँ पे भी आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, एक कहलाते हैं ल्यूकोसाइट्स, एक कहलाते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स। इनको एक बहुत ही सिंपल वर्ड भी दिया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड कलर के आ रहे होते हैं इसलिए रेड कहते हैं इनको, रेड ब्लड सेल्स। जबकि ल्यूकोसाइट्स क्या है, ये जो आपको पीछे नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के बड़े बड़े, इनको आप कहते हो ल्यूकोसाइट। इनका एक और कॉमन नाम है जी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, तो ये दो किस्म के ब्लड सेल्स हैं, ये सेल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लड की कंपोजिशन होती है। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको आप कहते हो प्लाज्मा। उसके अलावा ब्लड, इस प्लाज्मा के अंदर जो है हमारे पास सेल्स या सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं प्लेटिलेट्स।
और जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं कॉर्पोसेल्स। दो किस्म के कॉर्पोसेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो है वो जरा बड़े हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स भी हम कहते हैं, जबकि इरिथ्रोसाइट्स जो है वो साइज में थोड़े छोटे हैं लेकिन ज्यादा है, और उनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चार चार कंपोनेंट्स हो गए, प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स। पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा के बारे में मैं तो आपको अभी अभी बता चुका हूं कि आपके ब्लड का ये लिक्विड पार्ट है, यानी अगर आपका ब्लड लिक्विड है ना इस प्लाज्मा की वजह से, अगर आप अपने ब्लड में से ये प्लाज्मा निकाल दो तो फिर आपका ब्लड लिक्विड नहीं रहेगा, फिर तो सेल्स हो जाएंगी, जैसे आपकी खाल के सेल्स रहता है, सेल्स आपके सॉलिड महसूस होते हैं, ऐसे हो जाएंगे। तो आपका ब्लड लिक्विड है बिकॉज इट कंटेन्स प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, पेल येलो कलर का होता है, यानी हल्के येलो कलर का। इधर आप डायग्राम में देखो तो ये आपका तो प्योर ब्लड है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है मिक्स हुई हुई है, यानी प्लाज्मा, कॉर्पोसेल्स, प्लेटिलेट सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। तो ये तो आपको ऐसे दिख रहा होता है रेड कलर का। लेकिन अगर आप इसके सारे कंपोनेंट्स को अलहदा कर दो तो ये ऊपर वाला जो पेल येलो कलर का नजर आ रहा है ये है प्लाज्मा, ये जो बीच में आपको कम सा नजर आ रहा है पोर्शन ये है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स यानी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटिलेट्स, जबकि ये जो निचले आपको रेड कलर के नजर आ रहा है वो है जी रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट। ठीक है, अगर आप इसकी आपने अलग अलग कर दिया ना, अब आप प्लाज्मा को हाथ लगाओगे तो वो तो लिक्विड है, लेकिन अगर आप रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को हाथ लगाओगे ना, दिस सीम्स टू बी सॉलिड, क्या आपको सॉलिड नजर आएंगे। तो दो बातें सामने आ रही है यहाँ से, एक बात ये कि आपका ब्लड लिक्विड है जी इस प्लाज्मा की वजह से, और दूसरा आपका ब्लड रेड है जी इसकी वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। रेड ब्लड सेल्स का कलर लाल होता है, इस वजह से आपका पूरा खून जो है वो रेड कलर का नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, तो प्लाज्मा क्या है जी, हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है, पेल येलो कलर का होता है, तकरीबन 55% है। अच्छा, अगर हम की कंपोजिशन बताएं तो 55% प्लाज्मा होता है आपके ब्लड में, 55%, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। 45% होता है रेड ब्लड सेल, डायग्राम में भी आप देखो जी प्लाज्मा ज्यादा और रेड ब्लड सेल उससे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। तो प्लाज्मा 55% होता है, रेड ब्लड सेल 45% होता है, जबकि 1% से कम होते हैं ये WBC और प्लेटिलेट्स, ये 1% से भी कम होते हैं। नजर आ रहा होगा आपको डायग्राम में, प्लाज्मा ज्यादा है और रेड ब्लड सेल्स से थोड़ा सा कम, व्हाइट ब्लड सेल्स तो बिल्कुल ही कम। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या है जी हमारे पास, वो प्लाज्मा क्या हो गया जी, पेल येलो कलर का लिक्विड पार्ट है आपके ब्लड में, 55% होता है ये। और अगर हम इस प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें, इस प्लाज्मा की बनावट देखें तो इस प्लाज्मा में समझ लो 90% तो पानी है, और जो 10% है ना वो वही डिजोल्व मटेरियल है जो खून के अंदर डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होने होते हैं ना, वो इन प्लाज्मा में डिजोल्व होते हैं। जैसे कि ये नाम आपके सामने लिखे हुए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सब तो फूड के कंपोनेंट्स हो गए। फिर हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, फिर सेल्स ने जो वेस्ट बनाया हुआ होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन्स होते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होती हैं आपकी। ये सारी चीजें जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना होता है ना, जो ब्लड में डिसॉल्व होती है, वो एक्चुअल में प्लाज्मा में डिसॉल्व होती हैं। समझ आई बात? हमने तो बात करी है ना अभी कि ब्लड के अंदर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, असल में ब्लड के किस हिस्से में डिसॉल्व हो रही है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही है। 90% पानी है, 10% वो चीजें डिसॉल्व हुई है। और इसका काम क्या है फिर, जाहिर बात है जब ये डिसॉल्व कर रहा है तो इसका काम क्या हो गया, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। तो अगर मैं ब्लड में से प्लाज्मा निकाल दूं तो ब्लड तो लिक्विड भी नहीं रहेगा और ना ही जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा, कोई चीज मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा ही असल चीज हो गई जी। प्लाज्मा की वजह से आपका ब्लड जो है वो लिक्विड हो जाता है और लिक्विड चीज फ्लो होती है, और इसी प्लाज्मा में आपके ये मटेरियल्स डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद दूसरे हिस्से की बात करें कॉर्पोसेल्स, तो कॉर्पोसेल्स मैंने आपको बताया दो किस्म के, एक कहलाते हैं रेड ब्लड सेल्स जिनको आप इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हो, और एक व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो। पहले इरिथ्रोसाइट्स की बात कर लेते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट, अभी मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया, आपके ब्लड का दूसरा बड़ा कंपोनेंट है ये रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में तकरीबन 45% है, 55% प्लाज्मा होता है, 45% ये होता है। अगर वॉल्यूम से कंपेयर करें तो हमारे पास, अगर हमारे पास ब्लड है जी, सपोज कर लें 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड, तो उसमें तकरीबन 50 लाख काउंट आएगा इसका, 50 लाख के करीब जो है 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर जो है आपके इरिथ्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। 1 मिनट से कम रह गया, शायद मैं ये टॉपिक ना निकाल पाऊँ।